हेलो दोस्तों, और मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि किस किस ने आज तक बस यूपीआई का नाम ही सुना था, उसके बारे में जानते कुछ नहीं है। हाँ, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बस नाम ही सुना होगा। हाँ भाई, मैं भी, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले तक। लेकिन अब मुझे बहुत कुछ पता है जो आपको भी पता होना चाहिए, और इस यूपीआई की ग्रोथ स्टोरी को जानने का हक हम सबका है। तो चलो फिर इस यूपीआई नाम की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ 13 साल पहले 2009 में होती है, जब यूपीआई पैदा भी नहीं हुआ होता। तब एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो बेसिकली आज भी है। ये आरबीआई के अंडर आता है। तो एक दिन आरबीआई को पता चलता है कि देश में बहुत ही ज़्यादा करप्शन हो रहा है, और तो और ब्लैक मनी को भी ट्रैक करने में बहुत दिक्कत आ रही है। एंड मार्च 2011 की रिपोर्ट में पता चलता है कि एक आदमी केवल साल में 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन करता है, एंड अराउंड 145 मिलियन फैमिलीज के पास तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था। एंड इसीलिए गवर्नमेंट को दिक्कत होती थी लोगों को सब्सिडी देने में, क्योंकि अगर लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होगा तो उन्हें पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे। एंड इसी काम को पूरा करने के लिए उनके बीच में मीडिएटर आता था, जो गवर्नमेंट से पैसा लेके लोगों को देता था। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा करप्शन होता था और लोगों तक पूरा पैसा कभी पहुंचता ही नहीं था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरबीआई गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बन सके। एंड इसी बात को रिजॉल्व करने के लिए एनपीसीआई रोल में आता है। एंड एनपीसीआई का काम था कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाए जो कि सिंपल, सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल हो, जो कंज्यूमर को 24/7 सर्विस दे सके एंड फास्ट मनी ट्रांसफ़र कर पाए। बेसिकली टाइम सेव हो कंज्यूमर और बैंक का। एंड इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को डेवलप किया, एंड 6 अप्रैल 2016 को लॉन्च भी कर दिया पब्लिक यूज इसके लिए। एंड यूपीआई का मेन काम पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन करना है। एंड क्या आपको पता है कि यूपीआई को सबसे अलग क्या बनाता है? उसका सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस, जहां सिर्फ आप एक क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, चाहे वो डिफरेंट बैंक्स के बीच में क्यों ना हो। और तो और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कार्ड पेमेंट कंपनीज़ की बात करें, जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड, तो ये कंज्यूमर से हर मनी ट्रांजैक्शन पर 1 से 2% चार्ज करती है। तो आप अब समझ पा रहे होगी कि क्यों ये कार्ड पेमेंट सिस्टम यूपीआई से पीछे छूटते जा रहे हैं। इसका एक और भी रीज़न हो सकता है कि यूपीआई में आपको वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मिलता है, जो कि सबके लिए यूनिक होता है, और ये आपको सीधा अकाउंट नंबर से लिंक होता है, जिससे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए बार बार अकाउंट नंबर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और ये काफ़ी टाइम सेविंग है। एंड मेरे हिसाब से ये एक वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी आइडिया था यूपीआई का। एंड हम यूपीआई की सक्सेस का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यूपीआई को सिर्फ 6 साल हुए लॉन्च हुए, और इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में $1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन वैल्यू अचीव कर ली। एंड इवन ये तो चाइना तक नहीं कर पाया, और ये हमारे और आप लोगों के कारण ही हो पाया है। और जहां 2018-19 में यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 23% से ग्रो हो रहा था, वहीं 2020-21 में ये 55% से ग्रो हुआ। और इसी सक्सेस को देखते हुए दिसंबर 2019 में गूगल ने भी अमेरिका के फेडरल रिजर्व को सजेस्ट किया कि उनके पास भी यूपीआई जैसा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इंटरफेस होना चाहिए। एंड इसी बात को समझते हुए फेडरल रिजर्व ने भी फेड नाउ रिलीज़ किया अमेरिका में, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि मास्टर कार्ड एंड वीज़ा की डुओपोली जो वहाँ पे चल रही थी। एंड एज़ पर ग्लोबल डेटा, यूपीआई की इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कारण इंडिया ने चाइना और यूएसए को बीट करते हुए वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन गया, विद 25 बिलियन एनुअल ट्रांजैक्शन इन 2020। और आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि 30 से ज़्यादा देशों ने अपनी कंट्री में यूपीआई को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और तो और फ्रांस वो पहला वेस्टर्न देश बन गया जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट करा, और ऐसा करके यूपीआई को यूरोप में भी एंट्री मिल गई। एंड अब आप समझ पा रहे होंगे कि यूपीआई का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, एंड इसी का फ़ायदा हमें आगे चल के होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया, और इसके कारण अब रशिया का फॉरेक्स रिजर्व किसी काम का नहीं रहा, और उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया लगभग। और इसी चीज़ को देखते हुए यूपीआई का इंटरनेशनलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अब तो यूपीआई 2.0 भी रिलीज़ हो गया, जिसमें आप लोग ऑटो पे मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं। एंड जून 2022 में आरबीआई ने अलाउ किया कि अब यूज़र्स रुपए क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक कर पाएंगे। एंड एट लास्ट यूपीआई की इंटरनेशनलाइजेशन से ओवरसीज़ इंडियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एंड इससे कंट्री की रेमिटेंसेस भी बढ़ेगी, जो अभी हुआ भी है। $100 बिलियन की रेमिटेंसेस इंडिया में आई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। एंड अब ये चार्ट देखो कि कैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंडिया में पिछले 6 सालों में बढ़ा है। ये नंबर अपने आप में ही एक माइलस्टोन है, एंड कोई भी देश हमारे आसपास नहीं आता है, और हमें इस पर प्राउड होना चाहिए, लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, और अभी काफ़ी रिकॉर्ड बनाने भी है एंड तोड़ने भी है। एंड इस ग्रोथ स्टोरी को एक नए मुकाम तक भी पहुंचाना है।
So let's join the incredible growth story of our beautiful India.